रौनक और अंकिता के बीच बात इतनी उलझ गई थी कि कब दोनों कोई कठिन फैसला ले लेंगे ये कोई नहीं जानता। मगर जैसे जैसे दोनों के स्वर ऊंचे होते जा रहे थे, पास बैठी उनकी प्यारी बॉबी कभी रौनक का मुंह देखती तो कभी अंकिता का। वो सोच रही थी कि कल यदि अंकिता की सासू मां यहां नहीं आई होती तो दोनों के बीच इतनी बात नहीं बढ़ी होती। बॉबी का मन तो हो रहा था कि दोनों अपना यह झगड़ा खत्म करें और उससे खेलना शुरू करें और उसे बाहर घुमाकर लाएं। बॉबी उनकी लड़ाई से बहुत दुखी हो रही थी। आखिर में उसने अपने मुंह से आवाज निकाल ही दी तो दोनों का ध्यान बॉबी की तरफ गया। दोनों उसे अपनी गोद में लेने के लिए झुके और जैसे ही उसे छुआ, दोनों के हाथ भी एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे को घूरा। रौनक ने पूछा, बॉबी को तुम बाहर लेकर जा रही हो या मैं ले जाऊं? मैं लेकर जाऊंगी अपनी बॉबी को, आओ बेटा, कहकर अंकिता बॉबी को बाहर घुमाने ले गई। बॉबी एक प्यारी सी डॉगी थी जिसे दोनों खूब प्यार करते थे। बॉबी को घुमाते घुमाते उसने अपनी मम्मी शोभा को फोन मिला दिया और रौनक की जी भरकर शिकायत की। बॉबी का पूरा ध्यान अंकिता पर था। वह यही सोच रही थी कि क्या हो गया है उसके रौनक और अंकिता को, क्यों इतना झगड़ने लगे हैं, कितनी प्यारी जोड़ी है। आज बॉबी को दोनों की लड़ाई से बहुत दुख हो रहा था। उसका मन घूमने में भी नहीं लग रहा था। फिर उसे रौनक का ध्यान आया, वह भी घर पर अकेला होगा, उदास होगा। तो बॉबी ने घर की तरफ चलने का इशारा किया। अंकिता ने फोन रखते हुए कहा, बॉबी, क्या हुआ इतनी जल्दी? तू भी रौनक की तरह आलसी हो गई क्या? बॉबी क्या जवाब देती? पशु रूप में जन्म लिया था तो कैसे कहे किसी को अपने मन की बात। वह तो जो प्यार करते हैं, बॉबी उसकी हर बात और इशारा समझ लेती हैं, मगर बोल नहीं पाती। बॉबी सुस्त कदमों से घर की तरफ चल दी। रौनक लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। अंकिता ने कहा, बॉबी सुस्त है कुछ? रौनक ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया और बॉबी को गोद में उठा लिया। बॉबी, बच्चे, क्या हुआ? बोलो, बॉल से खेलना है ना? बॉबी ने पूंछ हिलानी शुरू कर दी और भागकर अपनी बॉल मुंह में दबाकर उठा लाई। घर के आंगन में फिर रौनक बॉल फेंकता रहा। बॉबी भाग भाग कर बॉल लाती रही। वहीं कुर्सी पर बैठी अंकिता बॉबी को देखती रही। फिर रौनक ने अंकिता की तरफ देखकर पूछा, डिनर में क्या है? मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं है। कल ऑफिस में एक मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तुम ही कुछ बना लो। रौनक ने अंकिता को घूर कर देखा तो अंकिता गुस्साते हुए बोली, घूर क्या रहे हो? जैसे तुम काम करते हो वैसे मैं भी करती हूं। तुम्हारी मां अभी परसों यही कहकर गई है ना कि मुझे कुछ नहीं आता। मैंने तुम्हें परेशान कर रखा है और यह सब तुम आराम से बैठकर सुनते हो। कभी उन्हें एक जवाब तक नहीं देते कि वे मुझसे गलत व्यवहार न करें। अब तुम सचमुच मुझसे परेशान हो ही जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। अंकिता ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अरे, चुपचाप न सुनता तो और क्या करता? मां से बहस करके जोरू का गुलाम कहलाऊं? तुम भी तो उन्हें हर बात का जवाब देती हो, कभी चुप नहीं रहती। तुम ही चुप हो जाओ तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। दोनों की बहस सुनकर बॉबी फिर से एक तरफ खड़े होकर दोनों का मुंह देखने लगी। वो समझ गई कि दोनों फिर शुरू हो गए और सचमुच फिर इतनी लड़ाई हुई कि सिर्फ बॉबी के लिए उठकर अंकिता ने खाना बनाया और खुद भी कुछ नहीं खाया और रौनक भी भूखा ही रह गया। बॉबी ने भी जब कुछ नहीं खाया तो दोनों समझ गए, जानते थे कि हमेशा बॉबी के साथ ही बैठकर खाते हैं। आज बॉबी भी उनके बिना नहीं खा रही है। बॉबी को खिलाने के लिए अंकिता ने फिर अपने और रौनक के लिए बस नूडल्स बनाई। रौनक और अंकिता के प्रेम विवाह को 1 साल ही हुआ था। दोनों मेरठ में ही रहते थे। दोनों अच्छे पदों पर काम कर रहे थे। अंकिता विजातीय थी, इसलिए रौनक के पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए रौनक ने यह घर अलग ले लिया था। तब भी उसकी मम्मी प्रतिभा आए दिन उनके घर आती और अंकिता को खूब सुनाकर जाती। अंकिता जबरदस्त फेमिनिस्ट थी। उसके विचार प्रतिभा से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अपनी बात को दमदार तरीके से कहने का उसका स्वभाव प्रतिभा को कतई मंजूर नहीं था। अंकिता के पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। वे भी इस विवाह से ज्यादा खुश नहीं थे। दोनों की जोड़ी देखकर अगर घर में कोई खुश होता तो वह थी बॉबी, जो एक पशु होते हुए भी सबके दिल की बातें महसूस करती, सबको प्यार करती थी। पशु कई मायने में सचमुच इंसानों से बेहतर होते हैं,
किसी ने कहा भी है कि अगर इंसान पशुओं के थोड़े बहुत गुण अपना ले तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए। बॉबी को रौनक अपने दोस्त से लाया था और रौनक और अंकिता की जान थी बॉबी। दोनों के बीच लड़ाई का कारण दोनों के पेरेंट्स थे। बॉबी का मन करता कि वह दोनों को समझाए कि इस मामले में अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर दें और आपस में खुश रहें। बॉबी तो शादी से पहले उन दोनों के रोमांस की भी गवाह भी थी। शादी से पहले रौनक शहर से बाहर की एक गार्डन में अंकिता से मिलने जाता तो अपनी कार में बॉबी को भी ले जाता। बॉबी को उनके पहले के रोमांस के दिन कितने याद हैं। दोनों कितने खुश थे। लेकिन अब क्या होता जा रहा है। 3 दिन बाद फिर प्रतिभा आ गई। उस दिन रौनक टूर पर था। बॉबी के कान खड़े हो गए कि प्रतिभा अब अंकिता के साथ क्या करेंगी। अंकिता ऑफिस से आई ही थी कि प्रतिभा ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हाल है घर का? जरा भी साफ नहीं है। मेरा रौनक तो इतना सफाई पसंद था। अंकिता ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, अब घर ठीक करूंगी मम्मी जी। सुबह टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस जल्दी पहुंचना था आज। आप बैठिए, मैं जरा बॉबी को पहले बाहर ले जाऊं। बेचारी सारा दिन अकेली रही है घर में। कहकर अंकिता बॉबी को लेकर बाहर चली गई। बॉबी ने महसूस किया कि अंकिता बहुत थकी और उदास है। बॉबी को दुख हुआ कि ये कैसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के जीवन में क्लेश करके खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद प्रतिभा चली भी गईं, मगर जाते जाते हिदायत दे गईं, वैसे तो तुम सुनती नहीं किसी की, पर ऑफिस जाती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि घर की देखभाल ना करो। पता नहीं क्या सोचकर रौनक ने तुमसे शादी की। अंकिता को गुस्सा आ गया। बोली, आपको हमारा घर नहीं पसंद तो फिर ना आया करें। रौनक को वहीं बुला लिया कीजिए। हमारा घर तो साफ ही रहता है। आपके अलावा किसी ने कभी नहीं कहा कि हमारा घर साफ नहीं रहता। सुबह काम वाली आकर घर साफ करके जाती है, पीछे पूरा दिन बंद रहता है। कहाँ गंदा है घर? और अगर है भी तो हम खुश हैं। प्रतिभा को यह जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाकर बोली, अब तू देख मैं क्या करती हूं। प्रतिभा के जाने के बाद अंकिता बेड पर लेटकर रोने लगी। बॉबी से देखा नहीं गया। उसके हाथ पैर सब चाट डाले। कूं कूं करके जैसे उसे तसल्ली दी। फिर खुद भी उदास मन से अंकिता के पैर के पास लेट गई। अंकिता को बॉबी के पास होने से बड़ा सहारा महसूस हुआ। फौरन सब बातों से ध्यान हट गया और बॉबी के बारे में सोचने लगी कि कितना प्यार करती है दोनों को। सारी बात समझ जाती है। मन ही मन यह सोचकर अंकिता को हंसी आ गई कि काश सासू मां बॉबी से आधा भी प्यार दे देती तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती। वह उठकर बॉबी से लिपट गई। बीबी, तू कितनी प्यारी है। चल खाना खाते हैं, फिर खेलेंगे। बॉबी तो ये सुनकर बेड से कूदकर किचन की तरफ दौड़ पड़ी और अंकिता भी उसे पुचकारती हुई खाना लगाने लगी। अंकिता हैरान थी। रौनक टूर पर है, पर न उसका फोन उठा रहा है, न खुद फोन कर रहा है। बस एक मैसेज लिख दिया कि मैं ठीक हूं, आकर बात करूंगा। रौनक जब दूर से लौटा तो उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था, पर बॉबी को गोद में उठाकर प्यार जरूर किया। दोनों में से जो भी बाहर से आता पहले बॉबी से ही मिलता, उसे खूब दुलारता। बॉबी जैसे दोनों के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा थी। फिर कुछ देर बाद रौनक अंकिता पर बिफर पड़ा और कहा, तुमने मेरी मम्मी की इंसल्ट की हो। जानती तो हो कि मैं उनके खिलाफ कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। वे फोन पर कितनी रोईं। तुमने उन्हें यह कहा है कि आप यहां न आया करें। रौनक का मूड बुरी तरह खराब था। अंकिता ने पूछा, तुम्हें कभी नहीं लगा कि वे गलत बात करती हैं? अगर करती भी हैं तो मेरी मम्मी है, पर मैं किसी की भी गलत बात हमेशा ही तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे आकर मुझे क्या क्या कहती हैं? तुम जानते हो उन्होंने मुझे अपनाया ही नहीं है। फिर तो तुम्हें और ढंग से उनके साथ रहना चाहिए। मुझसे नहीं होगा तो मैं भी ऐसे नहीं रह सकता कि मेरी मम्मी यहां आकर दुखी हों। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूं, कहकर अंकिता भी गुस्से में अपना बैग उठाकर उसमें कपड़े ठूंसने लगी। बॉबी भूखी। उस पर ध्यान गया तो अंकिता बॉबी से लिपट कर रोने लगी। चल बॉबी, कहीं और रहेंगे, यहां मां बेटे को रहने दो। रौनक गुस्से से बोला, बॉबी क्यों जाएगी कहीं? ये मेरी बॉबी है। नहीं, बॉबी को मैं ले जाऊंगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। जैसे मेरे बिना रहने जा रही हो, इसके बिना भी रह लेना। नहीं, मैं बॉबी को लेकर जाऊंगी। कम से कम यह तुम्हारी मां की तरह मुझसे चिढ़ती तो नहीं है। इस घर से कुछ ही दूर पर अंकिता का एक छोटा सा घर था जिसमें वह शादी से पहले रहती थी।
वैसे तो शादी होते ही अंकिता ने उसे किराए पर दे दिया था, पर इन दिनों वह घर खाली था। रौनक भी जानता था कि अंकिता वहीं जा सकती है। वह सोच रहा था कि अभी आ जाएगी जब अपनी गलती महसूस होगी। बॉबी कभी रौनक की पैंट खींचती, कभी अंकिता का बैग पकड़ती, पर निरीह सी कुछ कर नहीं पाई। मायूस आंखों के आगे दो प्यार करने वालों को अलग होते देखती रही और अंकिता के पीछे पीछे चलकर उसके साथ जाने लगी तो रौनक ने आवाज दी, बॉबी आओ इधर, नहीं जाना है। बॉबी वापस रौनक की तरफ मुड़ गई। अंकिता ने पलटकर रौनक को देखा तो वह अंकिता की तरफ अकड़ और विजयी भाव से देखने लगा। फिर अंकिता अकेली चली गई। पर उस रात जब बॉबी ने कुछ भी नहीं खाया, गेट के पास बैठकर अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगीं तो रौनक उसे अपने साथ बेड पर लिटाकर उससे खेलने लगा, पर बॉबी चुपचाप बैठी रही। रौनक खाना खाने बैठा तो बॉबी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और गेट के पास जाकर भूखने लगी। रौनक ने उठकर गेट खोल दिया तो सीधे अंकिता के घर जाकर जोर जोर से भूखने लगी। बॉबी इस घर को खूब पहचानती थी। अंकिता ने उसे आया देखा तो खुशी के मारे उसकी आंखें भर आईं। तुरंत उसे गोद में उठा लिया, खूब प्यार किया। बॉबी भी उसकी गोद से उतरने को तैयार नहीं थी। अंकिता बहुत खुश हुई। उसने अपने लिए अभी बाहर से खाना मंगाया था। उसने बॉबी को अपने साथ खिलाया। खाना खाकर अंकिता के साथ टाइम बिताकर बॉबी अपने आप रौनक के पास आ गई और आराम से जमीन पर नीचे अपने बेड पर लेट गई। रौनक और अंकिता को यह अंदाजा तो बिल्कुल नहीं था कि इस बात पर आपस का झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि तलाक की नौबत आ जाएगी, पर अब मामला गंभीर था। अंकिता के पेरेंट्स ने उसे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए समझाया, पर अंकिता को बार बार सासूमां के कटुताने और रौनक का उनको कुछ भी न कहना अब सहन नहीं था। तलाक की बात भी प्रतिभा ने ही फोन पर अंकिता से की। कहा, तुम्हारा गुजारा मेरे सीधे साधे बेटे के साथ नहीं होगा, उससे तलाक लो और उसे चैन से रहने दो। अंकिता ने कहा, मैं तैयार हूं, कर लो अपने बेटे को आजाद। प्रतिभा ने छल कपट से उन दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी। रौनक के पिता नहीं थे। घर में मां बहनों की जिदों का बोलबाला था। बॉबी दुखी थी, एक घर से दूसरे घर भटकती रहती। दोनों का प्यार चाहिए था उसे। वह किसी बच्चे से कम नहीं थी। जैसे एक बच्चे को अपने माता पिता दोनों का साथ और वही बॉबी को चाहिए था। और ये दोनों भी देख रहे थे कि बॉबी अब पहले की तरह खुश नहीं रहती। अपनी मनपसंद की चीजें भी छोड़कर दूसरे के पास पहुंच जाती है। पड़ोस के लोग भी बॉबी को खूब पसंद करते। आसपास वालों को रौनक और अंकिता के अलग अलग रहने की भनक मिल चुकी थी। बॉबी को इधर से उधर जाते देखते तो कोई हंसता तो किसी को उस पर प्यार आता। बॉबी कभी किसी के पास रहती तो कभी किसी के पास। रौनक और अंकिता बॉबी से संबंधित बात मैसेज या फिर फोन पर करते। उनकी बात इस तरह की होती, बॉबी पहुंच गई ना, उसने कुछ खाया था कि नहीं, कल उसे अपने पास रख लेना, मुझे देर होगी। ऐसा नहीं था कि रौनक और अंकिता को एक दूसरे की याद नहीं आती। दिन तो दोनों का ऑफिस में बीत जाता, पर शाम और रातें काटे नहीं कटती। एक दूसरे के साथ बिताए हसीन पल, प्यारी मुस्कुराहटें, खिलखिलाहटें आंखों के आगे किसी फिल्म के दृश्यों सा घूमते। पर बात काफी बढ़ गई थी। एक रविवार अंकिता छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और गिरते गिरते उसके मुंह से चीख निकल गई। वह गिरने पर बेहोश हो गई। बॉबी कूदती हुई उसके पास पहुंची, उसके पैर हाथ चाटे, भूखी। अंकिता के शरीर में जरा भी हरकत नहीं हुई तो बॉबी को महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। अभी घर का गेट खुला हुआ था क्योंकि काम वाली अभी गई ही थी और अंकिता ऊपर छत पर थी। बॉबी ने रौनक की तरफ दौड़ लगा दी और रौनक को देखते ही लगातार भूखना शुरू किया। पहले तो रौनक ने सोचा कि भूखी होगी, पर जब रौनक का हाथ हल्के से मुंह में दबाते हुए बॉबी ने बाहर चलने का इशारा किया तो वह चौंका। बॉबी उसे पकड़कर अंकिता के घर की सीढ़ियों के पास ले गई जहां अंकिता बेहोश पड़ी थी। रौनक घबरा गया, फौरन अंकिता को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। रौनक ने फौरन डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर जल्दी ही आ गए, अंकिता का चेकअप किया, उसे इंजेक्शन और दवाएं दीं। अंकिता को कुछ चोटें आई थीं, उसे पट्टी बांधी, फिर अगले दिन आने के लिए कहकर डॉक्टर चले गए। अंकिता को जल्दी ही होश भी आ गया। आंखें खुलते ही रौनक के हाथ में अपने हाथ और पास बैठी टुकुर टुकुर देखती बॉबी पर नजर पड़ी। उसने इतना ही कहा,
क्या हुआ? तुम यहां? बॉबी बुलाकर लाई। तुम गिर गई थीं। तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। बताया क्यों नहीं? रौनक के हाथों में उसका हाथ था। उसका कोमल स्पर्श, उसके चेहरे पर अपने लिए चिंता थी। अंकिता की आंखें भर आईं। कहा, कुछ नहीं। रौनक ने ही फिर कहा, कुछ खाने के लिए है किचन में? तुम्हें दवाई देनी है। फिर अंकिता की कुहनी जहां पट्टी बंधी थी पर हाथ रखता हुआ बोला, ज्यादा दर्द है क्या? हां। आओ बॉबी, मैडम के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। बॉबी रौनक के पीछे लपक कर उठी, पर अंकिता ने कहा, आजा बॉबी, मेरे पास रहो। फिर बॉबी अंकिता के पास आ दुबकी। रौनक हंसता हुआ किचन की तरफ चला गया। दोनों को लगा जैसे बीते दिनों में कुछ हुआ ही नहीं था। दिलों में सोया प्यार जैसे जाग उठा था, और ऐसे जागा था कि इस बार की दोनों को लगा जैसे जलते दिल पर शीतल जल की फुहारें सी बरस गई हों। रौनक प्लेट में खाना लेकर आ गया। अंकिता को अपने हाथ से खिलाने लगा। बॉबी खुश होकर भूखी तो दोनों हंस पड़े। अंकिता ने कहा, तुम भी खा लो, मेरे लिए थोड़े ही बना होगा। रौनक इस समय हंसी मजाक के मूड में आ गया था। अंकिता समझ गई कि सुलह का मौका मिला है। वह भी जी नहीं पा रही रौनक के बिना। उसने कहा, तुम कैसे खा रहे हो आजकल? मम्मी की तरफ जाता हूं तो वहीं खा लेता हूं, पर बॉबी की वजह से कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी तरह बॉबी भी मम्मी को पसंद नहीं करती। वहां ले गया था तो मैडम ने भूख भूख कर सबकी नाक में दम कर दिया। घर आकर ही शांत हुई। न वे प्यार करते इसे, न यह करती है उन लोगों को, पर हमारी तो जान है यह, है ना? अंकिता ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, जो इंसान से प्यार नहीं करते वे भला जानवरों से क्या प्यार करेंगे? अब रौनक ने सीरियस होकर कहा, ठीक कह रही हो। थोड़ी देर बाद रौनक ने मायूसी से कहा, चलूं? कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना, कल मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर को एक बार दिखाना है। रौनक उठने लगा तो लेटी हुई अंकिता ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। आंखों की कोरों से आंसू बह निकले। रौनक ने पल भर उसका उदास चेहरा देखा और झुककर उसके होंठ चूम लिए। उसके गाल सहलाते हुए कहा, सॉरी अंकिता, मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया। अंकिता ने उठने की कोशिश करते हुए रौनक के गले में बाहें डाल दीं। रौनक ने भी उसे बाहों में भर लिया और अपने सीने से लगा लिया। बहुत से पल यूं ही गुजर गए। जीवन में आने वाले तूफान की दिशा देखते ही देखते बदल गई थी। दोनों ने पास बैठी बॉबी को अपने बीच में लिटा लिया और उसे थैंक यू बॉबी कहते कहते उससे खेलने लगे। बॉबी कभी रौनक के ऊपर तो कभी अंकिता के ऊपर कूद रही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।